सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पिछले वीडियो का अगला भाग अब बता रहा हूँ। कई भागों में बनाना पड़ रहा है। मस्तिष्क को किस तरह से अधिक सक्रिय किया जाए और अपेक्षित परिणाम लिया जाए, इस विषय पर चर्चा हो रही है। तो मैं बता रहा था कि जो भी हम लोग लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य से संबंधित हम लोगों ने अनुभव प्राप्त कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके संबंधित में फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, और तब जब हम उसको प्रबंधन कर लिए और उसको एक्शन में अब लाए तो उसे कुछ फीडबैक आएंगे। फीडबैक लेते रहना चाहिए जो भी एक्शन हम कर रहे हैं। तो जब फीडबैक लेंगे तो फिर उसका रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और विशेषकर विपक्षियों के विचार को, निंदकों के विचार को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से उसमें कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए। यह अनिवार्य है। हर समय अस्तित्व में परिवर्तन होते हैं, इसलिए हमारे विचारों में, कार्य प्रणाली में, प्रबंधन में, हर चीज़ में परिवर्तन उसके हिसाब से ही देखा जाता है और होते रहना चाहिए। अन्यथा फिर फेल होना अनिवार्य हो जाएगा। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन यदि समय के साथ हुआ नहीं है, ज़माने के हिसाब से नहीं है, तो वह फेल हो जाएगा। तो ज़माने के हिसाब से भी व्यक्ति को व्यवहार करने आना चाहिए, क्योंकि सफलता ज़माने के ही संदर्भ में और इन्हीं के सापेक्ष में होती है। और जो समस्याओं का समाधान जितना ढूंढ पाता है, वही नेतृत्व करने वाला होता है। लीडर वही होता है। कोई वैचारिक लीडर होता है, कोई कार्मिक लीडर होता है। तो वैचारिक नेता जो होता है, कोई जरूरी नहीं कि हर समय वो कार्मिक नेता ही हो। कार्मिक नेता भी हो सकता है वैचारिक नेता के साथ साथ, या सिर्फ वैचारिक नेता भी बन के वह रह सकता है। तो कार्मिक नेता हो, वैचारिक नेता हो, या उसका एक सहयोगी हो, लेकिन वो होते सदैव नए विचार वाले ही हैं, और उन्हीं से समाज में बड़े परिवर्तन आते हैं। हम लोग के मस्तिष्क को हर समय नई खुराक चाहिए होती है। तो एक चीज़ सदैव ध्यान रखें कि दिमाग को सदैव कुछ नई चीज़ करने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित करें, नए क्षेत्र में और नई सोच में। हो सकता है कोई क्षेत्र आपके लिए नया हो, परंतु वह क्षेत्र अपने आप में नया नहीं हो। तो पहले नए क्षेत्र को चुनें, फिर उसमें नई सोच उत्पन्न करें, और उसमें जो पहले से श्रेष्ठ क्षेत्र और श्रेष्ठ विचार रहे हैं, श्रेष्ठ विभाग रहे हैं, उनको भी अडॉप्ट करें। यह सब आपकी तर्क क्षमता के ऊपर, आपके प्रयोग पर ऊपर, आपकी साधना, आपके अनुभव पर और आपकी कल्पनाशीलता के ऊपर निर्भर करें। कल्पनाशीलता को बढ़ाने का एक यह भी है तरीका कि आप कुछ न कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ न कुछ
मूर्ति बनाने की कोशिश करें, मूर्ति के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो, या जिस भी क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कलाकृति आप करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी और अन्य की जो कल्पनाशीलता है उसको भी ग्रहण करेंगे, और दूसरे के जो सपने हैं और दूसरे लोगों ने जो किया नहीं है लेकिन अभी सोचा करने का, उसको भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल्पनाशीलता कई लोगों में होती है और किसी की कल्पनाशीलता को सुन करके भी आप में एक नई कल्पनाशीलता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो अभी कर नहीं पाए हैं लेकिन करने का सोच रहे हैं उनकी भी सुनना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छी कल्पना कर ले पा रहा है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन वो नहीं जुटा पा रहा है और उस वजह से वो जहाँ है वहीं रह जा रहा है। हो सकता है तो आप उसमें और कोई कल्पनाशीलता अपनी जोड़ करके आप संसाधन भी जुटा सकें और उसके विचार को कर्म में बदल सकें, तो भी आप सफलता पा सकते हैं। तो अन्यों की कल्पनाशीलता को, भले ही वे असफल लोग हों, बहुत लोग असफल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता तो ठीक रहती है कैसे सफल हुआ जाए, लेकिन कैसे असफल हो जाते हैं लोग, उस चीज़ को वे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को आप पूरा करें, यह आपके दिमाग को एक नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा। जो मोती होता है उसको यदि हम धारण करते हैं, पहनते हैं, चाहे गले में पहनते हैं चाहे, तो आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, मन की ताकत को बढ़ाता है। आपके भीतर की जो तरलता है वो आपके मन की शक्ति को बढ़ाता है। तो शरीर में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो चांदी का तत्व है वह भी आपके मन की तरलता को बढ़ाता है। मन के संकल्प को बढ़ाने के लिए वज्र मुद्रा भी बहुत अच्छी मुद्रा है। इनके मन में संकल्प में कुछ कमी आती है, जो कुछ समय तक किसी कार्य को करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे करने लगते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे बाईं नाक से 108 बार प्रतिदिन सांस लें। इससे संकल्प शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी और आप किसी कार्य को अंजाम दे पाएंगे और आपका मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाएगा कि वह जो है उस पर दृढ़ रह पाएगा, अटल रह पाएगा और नए न्यूरॉन्स विकसित होंगे जो कि आपको और कैसे उस कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए उसको आपको बताएंगे, करा देंगे आपको। अमूमन क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं और बेतुके तर्कों के साथ सोचते हैं तो हमारा माइंड क्लॉग होने लगता है, जाम होने लगता है, भौथर हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। इसलिए माइंड को उस वक्त नो थॉट स्टेज में भी ले जाना जरूरी होता है। नो थॉट स्टेज में जब ले जाएंगे तब फिर जो थॉट उभर के आएगा, क्योंकि थॉटलेसनेस की जो स्थिति होती है, निर्विचार की स्थिति, वहाँ से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो उत्तम विचार होते हैं। तो ऐसा करें कि उसके लिए आप इस मुद्रा को, ज्ञान मुद्रा को धारण करें। ये वैराग्य मुद्रा भी है, अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो ज्ञान मुद्रा के तहत आ जाता है। इसको धारण करें और धीमे से धीमी, बारीक से बारीक ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। उससे आप शांत होते चले जाएंगे, धीरे धीरे विचारों की संख्या घट जाएगी। हम लोग के मस्तिष्क में जब बीटा तरंगें ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक विचार आते रहते हैं, लो स्तर के विचार। जब अल्फा तरंगें आती हैं तो थोड़ी अच्छे विचार आते हैं, कम विचार आते हैं।
जब हम डेल्टा पर आ जाएंगे तो थोड़े और कम विचार आएंगे और अच्छे विचार आएंगे। जब थीटा पर आ जाएंगे थोड़े और कम विचार आएंगे और अच्छे विचार, उससे भी अच्छे विचार आएंगे। जब गामा पर चले जाएंगे तो निर्विचार की स्थिति हो जाएगी। जितने कम विचार आते जाएंगे उतने ताकतवर विचार होते जाएंगे, पूरी ऊर्जा उनमें लगेगी। तो इसीलिए ध्यान की साधना की जाती है, इसीलिए भजन कीर्तन किया जाता है। जब हम लोग के मस्तिष्क में शांति छा जाती है, विचारों संख्या घट जाती है और खुशी बढ़ जाती है, भय घट जाएगा। खुशी बढ़ेगी तो भय घट जाएगा। भयभीत व्यक्ति कभी खुशी नहीं रह सकता, और भजन कीर्तन से भय घट जाता है, आनंद बढ़ जाता है। अपने आप आनंद बढ़ता है, इसलिए भय घट जाता है। तो भजन कीर्तन में लगे रहें, प्रभु का भजन करें, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करें, ध्यान साधना भी करें। इससे क्या होगा कि मस्तिष्क में आपका एंडोर्फिन काफ़ी बढ़ जाएगा और जो सेरोटोनिन वगैरह जो स्ट्रेस हार्मोन है ये घट जाएंगे। और ये कॉर्टिकॉइड जो ट्रोपिन हार्मोन है, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये घट जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन घट जाएंगे। हालांकि कुछ स्ट्रेस जरूरी होता है एक्टिविटी के लिए, लेकिन यही ज़्यादा जब हो जाता है तो तनाव उत्पन्न करके व्यक्ति को भयभीत कर देता है, इनसिक्योर कर देता है। और जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी मेमोरी घट जाती है और एन मौके पर मेमोरी जो है रिट्राइव नहीं होती, यानी नहीं वापस आ पाती। जब ज़रूरत है तो हम उसको भूल जाते हैं। ये भय के कारण होता है, आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। तो भय मुक्त होना जरूरी है, हमारा मस्तिष्क भय मुक्त हो, ऐसा उपाय करना चाहिए। शांत हो, ऐसा उपाय करना चाहिए। शांत होने से क्या होगा, जो श्रेष्ठ अच्छे विचार हैं वो उभर करके आएंगे और जो बेकार लो ग्रेड के विचार हैं, कबाड़ किस्म के, वो डिलीट हो जाएगा दिमाग में। एक तरह से वो दिमाग के बिन में चला जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा वो। तो हमें वैसी चीज़ों को करना चाहिए, यानी ध्यान साधना को और योग साधना को और भजन कीर्तन को वगैरह। ये मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए जरूरी। इसीलिए जितने अभी तक जितने साधु संत हुए हैं उन्होंने अपने मस्तिष्क का अधिकतम इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे दुनिया को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा वे खुद को जानते हैं। उन्हें खुद पर नियंत्रण है। खुद पर नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक खुद पर नियंत्रण नहीं होगा, सांस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकते, और ऐसा करने के लिए मस्तिष्क पर नियंत्रण चाहिए। तो माइंड आपका आपके कंट्रोल में रहे, ये जरूरी है। और माइंड कंट्रोल में कौन करेगा? माइंड ही करेगा, यानी सूक्ष्म मस्तिष्क। जो ये उभरा हुआ मस्तिष्क है, ऊपरी तल है मस्तिष्क का, उसको उसका सूक्ष्म मस्तिष्क है जो गहरा तल है, वो उसको काबू में करता है। और इस तरह से ये क्रमशः बढ़ता चला जाता है, और जो गहरा होगा वो उसको मध्यम गहरे वाले को काबू करेगा। इस तरह से आत्मा इसको नियंत्रित करती है। इंडक्शन इफेक्ट से अब मस्तिष्क को और अच्छा जागृत करने का तरीका यह भी है कि आप जो है संगीत को सुने, गाने की कोशिश करें, भले खराब गाते हो, क्योंकि जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आपका नया न्यूरॉन्स जागेगा और उनके भीतर में कनेक्टिविटी फास्ट होगी, न्यूरॉन फायरिंग तेज होगी। कुछ न कुछ नए आर्ट में आप भाग लें। हम किसी चीज़ को याद रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है
कि हम उसको कितने बेहतर तरीके से सुनते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसे देखते हैं, कितनी बारीकी से उसे देखते हैं, कितनी बारीकी से उसे बताते हैं दूसरों को, कितनी बार बताते हैं, कितने बारीकी से उसको हम और अच्छे से उसको हम सूंघते हैं या स्वाद उसका लेते हैं या टच करते हैं, तो हमें याद होता है। तो कोई एक चीज़ जो है, कोई भी एक चीज़ होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उसको हम तब याद रख सकते हैं। यानी किसी चीज़ को हम सिर्फ सुन के याद नहीं रखें, उस चीज़ को हम देखें भी, उसका रंग रूप आकार प्रकार कैसा है, डिजाइन पैटर्न, और फिर उसको सुने भी, क्योंकि हर एक चीज़ की गंध अलग होती है। ये हो सकता है कि कोई चीज़ गंध नहीं हो, वो बात अलग है, फिर उसको याद करने की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर उसमें यही याद रहेगा कि इसकी गंध नहीं होती है। फिर स्वाद भी सबका अलग होता है। तो सबका स्पर्श अलग होगा, सबका स्वाद अलग होगा, सबकी गंध अलग होगी, सबका रंग रूप आकार प्रकार अलग होगा और सबकी ध्वनि अलग होगी। तो यदि हम उसे इन पांचों अपने जो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, इनके नेटवर्क से कनेक्ट करके जब हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, चाटते हैं, स्वाद लेते हैं, तो हमें उसके विषय में बहुत सटीक जानकारी हो जाती है। अब उससे रिलेटेड अन्य जो चीज़ें हैं, उसके कंपैरिजन में जब हम उसको देखते हैं तब और जानकारी बढ़ जाती है। तो हम कंपैरिजन में भी देखने की कोशिश करें यदि हमें उसे याद रखना है तो। और फिर उसे एक कोई यूनिक किसी चीज़ के साथ उसको टैग करें तो हमारा मस्तिष्क ज़्यादा काम करता है। जब उनको किसी चीज़ से टैग करके जोड़ करके देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो याददाश्त में बहुत गहराई में उतरता है। बनस्पत की यूं ही खाली एक रेफरेंस हो गया बस, तो याद नहीं रहता उतना। दूसरी चीज़ है कि कोई चीज़ जो हमारे भीतर भय उत्पन्न करे, दर्द उत्पन्न करे, हमारे अहंकार को चोट करे, तो वह मेमोरी भी बहुत लंबे समय तक टिकती है। क्योंकि भय के समय जो घटना घटित होती है उसे आदमी बहुत लंबे समय तक नहीं भूलता, या जिस घटना से वो अपमानित हुआ है उसको भी वो नहीं भूलता, या जिस घटना से उसे रोमांच हुआ है उसको भी वो नहीं भूलता, जिस घटना से उसे आश्चर्य हुआ है उसको भी नहीं भूलता। तो ऐसी चीज़ों के साथ जब हम जोड़ते हैं किसी चीज़ को, तो वह मेमोरी काफ़ी डीप जाती है, गहरी जाती है, वो हमें याद रहती है। तो जो भी याद रखना चाहते हैं आप, तो उनको इन सब चीज़ों से जोड़ के रखें या ऐसा उत्पन्न करें आपने, तो आपका मस्तिष्क और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगा। फिर जिसको आप अपना टास्क पूरा करना चाहते हैं, जिसको आप टास्क बनाए हैं, जो अपना लक्ष्य बनाए हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, उसको याद करते करते उसके बारे में पूरा चित्र रेखा है, उसका नक्शा खींचते हुए सोना, वह हमारे दिमाग को ज़्यादा अलर्ट करता है। तो वैसा करना चाहिए, सोते समय उसको मेमोराइज करना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना चाहिए, जब उठ गए उस वक्त भी उसे देखना चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो यदि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के, अपने कार्य को ध्यान में रख के, उसको अपने सांस के साथ उसको अपने ध्यान में बसा लेंगे, हम अपने सांस में उसका स्मरण करेंगे, तो वह बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होगा और हमें सजग करेगा और हमारे न्यूरॉन्स को जागृत करेगा और हमारे जुनून को वो बढ़ाएगा और उसमें नई ऊर्जा वह डालेगा। तो कोशिश करें कि प्राणायाम करते समय आप उसी को ही स्मरण करें,
और नई तरकीब को सोचें। जिस वजह से वो डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है, या कहीं अटक रहा है, कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर आप उसको सोचें प्राणायाम करते समय, तो आपको उसका कुछ ना कुछ समाधान निश्चित ही मिल जाएगा। हमारे मस्तिष्क को लगातार खुराक जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं कि तत्काल ही मिल जाए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीना भर में वो मिल सकता है, 2 महीने में मिल सकता है, समस्याओं के ऊपर है। हम लोग का दिमाग दूसरे के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको कोई समाधान चाहिए होगा, जो समाधान किसी वकील के पास है, और यदि कोई वकील आपका संपर्क का है, जान पहचान का है, तेज तर्रार है, उससे आपके संबंध है, तो आपका मस्तिष्क उससे कनेक्ट हो जाता है। तब जब आप शांत होते हैं तब, और तब जब वह भी शांत हो तब, यानी जब वह भी सोया और आप भी सोए, वह भी ध्यान में आप भी ध्यान में, या वो आप उसके पास, या आप उसका स्मरण करते हैं, तो आपके दिमाग में वो फ्लैश कर जाएगा, वो समाधान उसके मस्तिष्क से आ जाएगा, आपके मस्तिष्क। क्योंकि सूचनाएं यहाँ पर यूनिवर्सल है। सूचनाएं किसी के मस्तिष्क में कैद नहीं होती, वो फ्लो कर रही हैं, लेकिन जब फ्लो करती है तो बहुत फ्लूइड स्टेट में होती है, और एथरिक स्टेट में है। वो दिमाग में है तो भी एथरिक स्टेट में है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए ज़्यादा ग्राह्य है। वनस्पति की जो बाहर तैर रहे हैं, बाहर तैरते हुए शब्दों को पकड़ना थोड़ा कठिन है, दिमाग में तैरते हुए शब्दों को पकड़ना थोड़ा आसान है। परंतु यदि दूसरे के दिमाग के साथ आपकी वेव लेंथ मैच कर रही है, आपके दिमाग की भी अपनी तरंगें हैं, वेव्स हैं, उसके भी दिमाग की भी अपनी वेव्स हैं, आपका वेव्स और उसका वेव जहाँ मॉड्यूलेट हो गया, मैच कर गया, एक रिदम बना लिया, तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग से आपके दिमाग में भले दूरी हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, परंतु शब्द आने लगेंगे। यानी आप अपने माइंड का प्रयोग दूसरे के माइंड के साथ जोड़ के कर सकते हैं। तो जैसे ये हुआ कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना, तो दोनों कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो ज्वाइंटली वर्क करना शुरू कर देगी। तो ऐसा मस्तिष्क काम करता है, और इसके लिए आपको ध्यान साधना में उतरना पड़ेगा। ऐसा तब होगा। और टेलीपैथिक मेडिटेशन भी होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, तो उससे आपका संबंध हो जाता है। जिस व्यक्ति के दिमाग को आप रखना चाहते हैं, उससे जब आपका व्यक्तिगत निजी संबंध हो जाता है, भावनात्मक संबंध हो जाता है, तब यदि आप उसका चित्र रखते हैं, उसके कपड़े रखते हैं, या उसके किसी चीज़ को रखते हैं, उसके ऑडियो वीडियो कोई भी रखे हैं हुए आप, और उसका चिंतन ध्यान करते हैं, तो आपका मस्तिष्क का मस्तिष्क कनेक्ट होने लगता है, और आपके दिमाग में वो बातें फ्लैश करने लगेंगी उसके मस्तिष्क से कनेक्ट होने के कारण। तो आप अपने मस्तिष्क की क्षमता को ऐसे बढ़ा सकते हैं, यह भी बढ़ाने का तरीका है। तो आपका माइंड कई फोल्ड हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जितने भी लोगों से आप अपने को जोड़ पाएंगे, आपका दिमाग उतना ब्रॉड होता जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, और वहाँ से सूचनाएं उसको आने लगी। तो हम ऐसे अपने मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं, दूसरे के मस्तिष्क से जोड़ करके। अब इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो मस्तिष्क है वो भावना के साथ बहुत काम करता है। यानी दिल के साथ हम लोग के भीतर में जो भावनाएं हैं उस पर वो हावी हो जाता है, भावनाएं मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। तो अपने भावनाओं को समझें, भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो जाएं, तब देखेंगे कि दिमाग में फ्लो बहुत तेज हो रहा है, ऊर्जा बहुत तेज बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग के हार्ट में बहुत एनर्जी है, और हार्ट का जो सूक्ष्म स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, भावनात्मक स्वरूप,
उसके पास तो इससे भी बहुत असीम ऊर्जा है, तो वहाँ से हमारा कनेक्शन हो जाएगा, वहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारा मस्तिष्क और बढ़ने लगेगा। इस तरह से मस्तिष्क के हम कई गुना प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में आदमी 5% का प्रयोग करता है, बहुत अच्छे तेज विद्वान हैं 10% कर पाते हैं। और बताया जाता है कि गोल्ड मेडलिस्ट सब जो होते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी 30% के आसपास दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। और बड़े बड़े महानुभाव हैं, वे भी 25-30% के आसपास रह जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत विवाद भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आइंस्टीन ने बहुत प्रयोग किया, 15% से 20% किया। खैर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कितनी भी अपनी क्षमता का प्रयोग करे, साधु संत लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप जितने ही ज़्यादा क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेंगे, आपका मस्तिष्क उतना सक्रिय होगा। अधिक से अधिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप और अधिक से अधिक उसमें नवीनता ग्रहण करें। याद रखिए, आप तब तक जिंदा हैं जब तक आप किसी नवीन चीज़ को ग्रहण करते हैं, कोई नवीन चीज़ सोचते हैं, विचारते हैं और करते हैं। और हर समय कोई एक नया टास्क ले लिया कीजिए और उसको बड़ी जद्दोजहद से उसको पूरा कीजिए, बड़ी शिद्दत से पूरा कीजिए। और जब आप उस क्षेत्र में जो बेस्ट है अब तक का, उसको भी बीट करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। और हो सकता है कि यदि मैंने जैसा कहा कि अस्तित्व साथ देगा तभी आप किसी क्षेत्र में आगे जाएंगे, लेकिन जब आप कुछ करेंगे तो अस्तित्व साथ देगा। नहीं करेंगे तो नहीं करने में साथ देगा, करेंगे तो करने में साथ देगा। तो आप करें तो उसमें साथ देगा, और साथ देगा तो कई लोगों का साथ मिलेगा। इसलिए जिन्होंने भी कुछ किया है उनके ग्रुप बनते चले गए, सभी के ग्रुप हो जाते हैं। बदमाश भी है, वे गिरोह बना देते हैं, क्योंकि वैसी ऊर्जा वाले उनका साथ देते हैं। तो अच्छे काम करेंगे तो भी साथ देने वाले मिल जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो भी साथ देने वाले मिल जाएंगे, आपके ग्रुप होंगे। और दोनों तरह के काम करेंगे तो दोनों तरह के साथ देने वाले मिल जाएंगे, तो वो और बहुत धूर्त हो जाता है, तेज हो जाता है, वो दोनों हो जाते हैं एक साथ। जैसे नेता लोग होते हैं आपके, अच्छे लोगों के भी साथ रखते हैं, बुरे लोगों के साथ भी रखते हैं। ऊपर से अच्छा काम करते हैं, भीतर से बुरा काम करते हैं, कई परतें बन जाती हैं। तो उनका दिमाग भी बहुत सक्रिय होता है। तो आप जितने तरह के लोगों के साथ संबंध रखेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा और उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सकारात्मक सोचेंगे तो ही महान कार्य कर पाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा, लाभकारी भी होगा, और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी आपके योगदान को। तो लाइक माइंडेड का एक ग्रुप बनता है, परंतु आप माइंडेड का ग्रुप बनाइए। क्योंकि देखिए, कोई किसी भी क्षेत्र में हो, सिखाता तो हर कोई कुछ ना कुछ है, और उससे कुछ ना कुछ बेहतर सीख करके, क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। बदमाशों के भी नुस्खे कहीं काम आ जाते हैं, उनके भी अनुभव कहीं काम आते हैं। तो जो जिस क्षेत्र में तेज तर्रार हैं, उनका अनुभव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवश्य लीजिए। यदि जिससे संपर्क नहीं हो सकता है तो कम से कम वैसे लोगों की गतिविधि को या उनके लेखन को या उनके कुछ चीज़ों को पढ़ करके भी आप कुछ सीख सकते हैं। सीखने की इच्छा होगी तो आपको इस अस्तित्व में हर कोई कुछ ना कुछ सिखा सकता है। पेड़ पौधे भी सिखा सकते हैं, चिड़िया पशु पक्षी हर कोई सिखा सकता है। दत्तात्रेय ने बहुत सारे गुरु बनाए थे, वे सब सिखा सकते हैं। तो सदैव सीखने की इच्छा रखिए, क्योंकि इससे मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलेगी, और जिस क्षेत्र से आप अनजाने हैं उस क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा मिलेगी।
माइंड का फुल पावर का इस्तेमाल करना है तो जितने तरह की गतिविधियां हैं उतने तरह की गतिविधियों के विषय में जानकारी रखें, तब माइंड फुल होगा। जितने तरह के क्रियाकलाप हैं आप उनकी जानकारी रखिए तो ही आप होगा। स्पेशलाइज्ड होंगे तो माइंड का कोई एक हिस्सा तो बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन अन्य हिस्से दब सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड होने के साथ साथ जनरलाइज्ड होइए। स्पेशलाइज्ड का महत्व है जरूर, वह रहिए, लेकिन जनरलाइज्ड भी रहिए, अन्यथा आप किसी क्षेत्र में बहुत बुद्धू हो जाएंगे या अनेक क्षेत्र में बुद्धू हो जाएंगे। सिर्फ एक क्षेत्र में आप ठीक रहेंगे और जिंदगी में कई क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। जिंदगी एकांगी नहीं है, जिंदगी सर्वांगीण है, तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एकांगी विकास वास्तव में एक तरह से विनाश भी है, क्योंकि मनुष्य कई आयामों में जीता है। तो ऐसा यदि आप कर पाएंगे तो आप जो है अपने मस्तिष्क को जगा पाएंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में अंतर करना सीखिए। जैसे मान लीजिए फूल सूंघ रहे हैं, खुशबू जो है हमारे दिमाग को प्रेरित करती है, नए न्यूरॉन्स जगाती है, ताजगी देती है, भरती है, तो फूल भी सूंघें। लेकिन कई तरह के जब फूल सूंघें, कई तरह के इत्र सूंघते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती है, बारीक से बारीक अंतर करने की ताकत आती है। कई तरह के टेस्ट लेंगे, मिलते जुलते टेस्ट, तो आपको बारीक से बारीक टेस्ट में अंतर आएगा। जो लोग एक ही टाइप का खाना खाते हैं बराबर, उनका जो है बोरियत भी हो जाती है, उनका कुंद हो जाता है। वैरायटी वैरायटी का खाएंगे तो ही पता चलेगा कि अलग अलग टेस्ट कैसा होता है, और उससे न्यूरॉन्स जागेंगे और रुचि भी जागेगी, जीने की इच्छा भी जागेगी, जीने का मज़ा भी आएगा। जीने का मज़ा तभी है जब हम मशीनीकरण से मुक्त हो। मशीन जैसा अपने को व्यवहार करेंगे तो फिर लाइफ नहीं रह जाएगी। लाइफ तब है जब आप जीवंत हो, अनप्रेडिक्टेबल हो और नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए सदैव तैयार रहे, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। और पुराने जो बेहतर हैं उस उम्मीद को संजो कर रखें, ये भी आपके काम आएंगे। तो इस तरह से आप अपने मस्तिष्क को जगा सकते हैं। दुनिया में अब तक जो महान महान लोगों ने महान महान रचनाएं की हैं, महान महान ग्रंथ रचे हैं, उनका आप अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि पूरे जीवन का निचोड़ उन्होंने उस ग्रंथ में डाल दिया है। एक ग्रंथ, दो ग्रंथ, तीन ग्रंथ। तो वैसे लोगों का अध्ययन आप करें, इससे माइंड ब्रॉड होगा बहुत तेजी से। और जो लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ एक ही ग्रंथ पढ़ो, एक ही संप्रदाय में रहो, एक ही, ऐसे लोग जो हैं आपके दिमाग को विकसित नहीं होने देंगे, छोटा कर देंगे। दिमाग को विकसित करना है, सब ग्रंथों के लिए दिमाग को खोल दो। आनुभद्रारी तवह यंतु विश्वतः, हम लोग के जो वेद हैं ये कहते हैं कि ज्ञान को सभी दिशाओं से हर समय आने दो। कितना बड़ा संदेश है। इसी संदेश के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका मस्तिष्क बहुत विकसित हो, इतना विकसित हो कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ओम।